नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक ऐसी रिपोर्ट से जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कॉलेज के छात्रों की दर्द भरी चीखें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज केरल के कोट्टायम से एक कॉलेज में जो रैगिंग हुई उसका वीडियो मेरे पास आया है। नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का टॉर्चर देखकर, उनकी चीत्कार सुनकर रूह कांप गई। इस सरकारी कॉलेज में 5 सीनियर लड़कों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ रैगिंग के नाम पर हैवानियत की। उनके हाथ पैर बांधकर शरीर में सुइयां चुभ हुई, प्राइवेट पार्ट्स पर भारी भारी डंबल लटका दिए, जबरदस्ती शराब पिलाई, टॉर्चर के खिलाफ बोलने वाले स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा और रोते चिल्लाते जूनियर्स को देखकर ये राक्षस हंसते रहे। इन हैवानों ने इस तरह की हरकत सिर्फ 1-2 बार नहीं की। जूनियर स्टूडेंट के साथ ये दरिंदगी 3 महीने तक होती रही। फर्स्ट ईयर के छात्र इतना डर गए थे कि उन्होंने किसी से शिकायत तक नहीं की। लेकिन जब सीनियर स्टूडेंट्स ने टॉर्चर के बाद शराब के लिए पैसे वसूलने शुरू किए, पैसे न देने वालों की बुरी तरह पिटाई की, तब एक छात्र ने अपने पेरेंट्स को सारी दास्तान बता दी। पेरेंट्स ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब जाकर यह मामला सामने आया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब रैगिंग के नाम पर हुई हैवानियत की बात सुनने में इतनी दर्दनाक है तो उसकी तस्वीरें कैसी होंगी। जिन बच्चों ने यह दरिंदगी झेली, उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। सवाल यह कि जब कोट्टायम के इस सरकारी नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग हो रही थी तो कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था। जब जूनियर स्टूडेंट के साथ हैवानियत हुई तो कॉलेज की प्रिंसिपल कहां थी। हॉस्टल के वार्डन को कैंपस में रैगिंग की खबर क्यों नहीं मिली। अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, रैगिंग करने वाले सीनियर स्टूडेंट्स ने पुलिस को क्या बताया, इन सब की डिटेल आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले वो खौफनाक तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिन्हें देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि एक कॉलेज में फ्रेशर्स के साथ इस तरह का टॉर्चर, इस तरह की हैवानियत हो सकती है। നേരത്തെ തലേന്ന സാധനം വീണേ 1 2 4 5 6 7 8 അത് ഓട്ട ഉണ്ടോ ഇത് മറ്റേ കളർ ഓട്ട എനിക്ക് കണ്ണടച്ചോ കണ്ണ എരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കാം. ഈ സാധനം ഞാനല്ലേ രാവിലെ കളഞ്ഞേ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. വട്ടം വരയ്ക്കാം. കണ്ണു നീര് നേട്ടാ. കുക്കളൂന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടം. हैवानियत की तस्वीरें केरल के कोट्टायम जिले की हैं। सरकारी नर्सिंग कॉलेज के मेंस हॉस्टल की हैं। सीनियर स्टूडेंट्स ने एक जूनियर स्टूडेंट के हाथ पैर बांधकर उसे बेड पर पटक दिया है। एक सीनियर कंपास की नीडल जूनियर स्टूडेंट को चुभो रहा है। जूनियर छात्र दर्द से चीख रहा है तो आसपास खड़े सीनियर उसकी चीख पर ठाका मारकर हंस रहे हैं। और ये सब हो रहा है रैगिंग के नाम पर। सीनियर्स ने जूनियर लड़के के प्राइवेट पार्ट पर डंबल रखा हुआ है। जूनियर लगातार करा रहा है, दर्द से चीख रहा है, लेकिन रैगिंग करने वालों को रहम नहीं आता। നേരത്തെ തലേന്ന സാധനം വീണേ 1 2 हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ
इस तरह की हैवानियत पिछले साल नवंबर महीने से हो रही थी। रैगिंग करने वाले 5 सीनियर स्टूडेंट्स हर रोज फर्स्ट ईयर के किसी न किसी स्टूडेंट को निशाना बनाते थे। 3 जूनियर स्टूडेंट्स के साथ तो दरिंदगी की हदें पार कर दी। इन 3 छात्रों को हर हफ्ते 5 सीनियर पकड़ लेते थे, मारपीट करते थे, उनकी बॉडी पर कंपास की सुइयां चुभोते थे, जख्मों पर जलन पैदा करने वाला लोशन लगाते थे। हैरानी की बात थी कि रैगिंग का यह दर्दनाक वीडियो सीनियर छात्रों ने ही बनाया। टी राघवन ने बताया कि इस तरह की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का डर दिखाकर रैगिंग करने वाले छात्र जूनियर से पैसे वसूलते थे, अपने खर्च के लिए उनसे पैसे लेते थे और शराब भी मंगवाते थे और जूनियर्स को जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर करते थे। कोट्टायम के सरकारी कॉलेज में रैगिंग का यह मामला तब सामने आया जब इस हफ्ते जूनियर स्टूडेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के 3 छात्रों को बुरी तरह पीटा। इसके बाद रैगिंग के शिकार एक स्टूडेंट ने पहले अपने पेरेंट्स को जुल्म की जानकारी दी और फिर उनके कहने पर पुलिस से शिकायत की। केरल पुलिस ने रैगिंग के आरोप में कोट्टायम नर्सिंग कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। रैगिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 स्टूडेंट्स में से 3 राउराज केपी, रिजितजीत सी और विवेक एनवी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जबकि सैमुअल जॉनसन और जीवा एनएस सेकेंड ईयर के छात्र हैं। रैगिंग के नाम पर हैवानियत करने वाले 5 स्टूडेंट्स अब जेल में हैं। गिरफ्तारी के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने रैगिंग करने वाले 5 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल कॉलेज प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग के नाम पर दरिंदगी हो रही थी और प्रशासन को खबर नहीं मिली। जब यह सवाल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बड़े मासूमियत से कहा, जिन स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग हुई उन्होंने कभी इसकी कंप्लेंट नहीं की। तो कॉलेज प्रशासन को इस हरकत के बारे में कैसे पता लगता? कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है। एंटी रैगिंग स्क्वाड भी है, जो कि समय समय पर कॉलेज और हॉस्टल में जूनियर छात्रों से इस सिलसिले में पूछताछ करता रहता है। लेकिन पीड़ित छात्रों ने कभी भी कमेटी या फिर स्क्वाड से कोई शिकायत नहीं की। फर्स्ट ईयर के बच्चों का क्लासरूम भी प्रिंसिपल रूम के एकदम बगल में बनाया गया है कि किसी भी तरह की रैगिंग पर नजर रखी जा सके। लेकिन अब तक स्टूडेंट्स ने टीचर से कोई भी शिकायत नहीं की। कल एक स्टूडेंट के माता पिता ने क्लास टीचर को फोन कर उनके बच्चे के साथ रैगिंग किए जाने की बात की, तो कॉलेज मैनेजमेंट ने तुरंत इसकी जांच की। क्लास टीचर प्रोफेसर ने पीड़ित छात्रों से बात की। जब इस घटना का पता चला तो आरोपी छात्रों को तत्काल सस्पेंड किया गया और इस घटना की शिकायत गांधीनगर पुलिस और जिला एसपी को भेजी गई। सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर कोट्टायम जिले की पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रों पर एंटी रैगिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के साथ साथ अवैध वसूली की धाराएं भी लगाई हैं। कोट्टायम के एसपी शाहुल हमीद ने कहा, पुलिस इस मामले में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही की जांच तो कर रही है। पुलिस ने रैगिंग करने वाले 5 स्टूडेंट्स के मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं और हॉस्टल के वार्डन से भी पूछताछ की जाएगी। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राघवन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट या वार्डन से इस मामले को लेकर किसी तरह की चूक हुई है। जो वीडियो सामने आया है उसकी साइंटिफिक तरीके से जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि वीडियो किस मोबाइल से बनाया गया। इसके अलावा सभी 5 आरोपियों के मोबाइल फोन की भी साइंटिफिक जांच की जा रही है। फिलहाल इनके खिलाफ केरल एंटी रैगिंग एक्ट की धाराओं के साथ साथ एक्सटॉर्शन की धाराएं भी लगाई गई हैं। जांच के दौरान अगर कुछ और धाराएं जोड़नी होंगी तो अलग से जोड़ी जाएंगी। कोट्टायम में रैगिंग के नाम पर जो हुआ वो पाप है, इंसानियत के नाम पर कलंक है, एक ऐसा गुनाह है जिसकी गूंज बरसों तक कानों में गूंजती रहेगी। देश में रैगिंग के खिलाफ कानून है, हर इंस्टीट्यूट में एंटी रैगिंग कमेटी बनी होती है, एंटी रैगिंग स्क्वाड होती है, तो भी ऐसी बर्बरता हुई। कहां गया कानून
और कहां गई एंटी रैगिंग कमेटी? इसका मतलब साफ है, आज भी सीनियर स्टूडेंट्स फ्रेशर्स को टॉर्चर करते हैं, उनकी चीखों पर हंसते हैं, उनके डर का मजाक उड़ाते हैं और जूनियर डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाते। उन्हें वहीं रहना है, वहीं पढ़ना है। कोट्टायम के इस कॉलेज में भी अगर सीनियर्स शराब के लिए बार बार पैसे न मांगते, मार पिटाई का सिलसिला जारी न रखते, तो शायद उनकी हैवानियत की बात कभी बाहर ही नहीं आती। असल में यह जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है, वार्डन की है कि कॉलेज में रैगिंग ना हो, फ्रेशर्स का टॉर्चर ना हो। वो ये कहकर नहीं बच सकते कि किसने शिकायत नहीं की, उन्हें पता नहीं चला। कोट्टायम की घटना हर कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, हर हॉस्टल के वार्डन के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। अब से थोड़ी देर पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोट्टायम के कॉलेज में हुई रैगिंग का संज्ञान लिया है और केरल के डीजीपी से 10 दिन के अंदर इस मामले में डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है। उम्मीद है कोट्टायम के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। आज दिल्ली से एक और बड़ी खबर आई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को आज कोर्ट से राहत मिल गई। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो अमानतुल्लाह से पूछताछ सीसीटीवी कैमरों के सामने करे। अमानतुल्लाह पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस के आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने का आरोप है। इसी केस में आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह की एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह के वकील ने दावा किया कि पुलिस जिस शावेज नाम के आरोपी को गिरफ्तार ने पहुंची थी, उसे तो 2018 में ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उसके रिकॉर्ड में शावेज एब्सकॉन्डर था, इसीलिए पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची थी। लेकिन अमानतुल्लाह खां ने पुलिस पर हमला किया। कोर्ट ने पुलिस से घटना का सीसीटीवी फुटेज मांगा, लेकिन पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि जब पुलिस पर हमला हुआ उस वक्त इलाके की बत्ती गुल हो गई थी, इसलिए न सीसीटीवी फुटेज है और न ही पुलिस ने मोबाइल फोन से घटना का कोई वीडियो बनाया। इसके बाद कोर्ट ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, फरार चल रहे अमानतुल्लाह प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वो तो कहीं गायब नहीं हुए थे, अपने घर में ही थे। पुलिस कहानियां बना रही है और इसके बाद वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक जामिया नगर थाने पहुंचे। 2.5 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब अमानतुल्लाह बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें नया नोटिस दिया है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले अमानतुल्लाह ने कहा जब पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया तो डेडलाइन तो पहले से ही थी, वो डेडलाइन से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। देखिए कोर्ट में है सब कुछ, अब मैं सब कुछ कोर्ट में ही कहूँगा। इनके पास तो सब कुछ है ना, डीवीआर है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ कहानियाँ हैं, वो पता है सबको। भागा हुआ है, अब पकड़ा जाएगा। अरे मैं एमएलए हूँ, अपनी विधानसभा का एमएलए हूँ, मैं अपने घर मौजूद हूँ, आके घर मेरे पूछ लेते। मैंने कल सीबीआई कोर्ट में मेरी जो सीबीआई वाला केस चल रहा है मेरा ही वक्फ बोर्ड वर्सेस सीबीआई, वो मैंने कल कोर्ट ज्वाइन किया है 10 बजे। मैं अपने घर से निकला हूँ अभी आपके सामने, अब मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं वो। ये सब कहानियाँ, या तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा या फिर गिरफ्तार करेंगे। क्या मतलब है? एक चीज़ हो सकती है ना, जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे नोटिस दे रहे हैं तो फिर गिरफ्तार कैसे कर सकते? अगर मैं नहीं जाता, वारंट लेकर आते, सारी चीज़ तब थी ना। इस मुद्दे पर आज दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर अमानतुल्लाह बेगुनाह हैं तो भाग क्यों रहे थे? इतने गंभीर आरोप पर पुलिस का नोटिस मिलते ही पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? अग्रिम जमानत का इंतजार क्यों करते रहे? मनोज तिवारी ने कहा कि अमानतुल्लाह अपराधी हैं, कानून अपना काम करेगा, लेकिन उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना चाहिए। किसी के ऊपर कोई आरोप आता है तो पहला कार्यक्रम यही होता है कि उससे पूछताछ हो, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने तो पूछताछ की जगह भगोड़ा बनने का ज़्यादा रास्ता चुना और अब छुप छुपा के कोर्ट में गए। ठीक है, कोर्ट ने 24 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाई है, लेकिन 24 तारीख तक अब उनको कम से कम कोर्ट के अनुसार तो इस जांच में सहयोग करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमानतुल्लाह खान बेसिकली एक बहुत बड़ा अपराधी है जो दुर्भाग्य से राजनीति में है। तो बाकी कानूनी जो कार्य है, कानून अपना काम करेगा और
इस समय जो पुलिस पूछताछ करना चाहती है उसमें सहयोग करना चाहिए। अमानतुल्लाह खां के केस में 2-3 बातें साफ हैं। एक तो वो अपने इलाके में छुपे हुए थे, पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई क्योंकि वो अपने एरिया के डॉन हैं, जब चाहे गायब हो जाते हैं, जब चाहे सरफेस हो जाते हैं। दूसरी बात, पुलिस ने अमानतुल्लाह पर एक आरोपी की गिरफ्तारी में इंटरफेयर करने का आरोप लगाया, लेकिन इसका कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है। अब ना तो अमानतुल्लाह खां दूध के धुले हैं और ना ही पुलिस पूरी तरह सच बोल रही है। अच्छी बात है कि मामला कोर्ट के सामने है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली में करारी हार के बाद आज आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, भरोसा दिलाया कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से अलायंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। आदित्य ठाकरे केजरीवाल से मिलने अकेले नहीं गए, अपनी पार्टी के सारे सांसदों को लेकर केजरीवाल के घर पहुंचे थे। इससे पहले कल देर रात आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन दिल्ली में होने के बाद भी आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिलने नहीं गए और ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच तल्खी का बड़ा संकेत है। असल में शरद पवार ने 2 दिन पहले दिल्ली में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था। ये बात उद्धव ठाकरे को बुरी लगी। संजय राउत और अरविंद सावंत समेत उद्धव की पार्टी के कई नेताओं ने शरद पवार की आलोचना की। इसके बाद आदित्य ठाकरे से पूछा गया वो अगर इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से मिल रहे हैं तो शरद पवार से क्यों नहीं मिले। इस पर आदित्य खामोश रहे। इसके बाद पूछा गया कि एकनाथ शिंदे का सम्मान शरद पवार से नाराजगी की वजह है, तो आदित्य ठाकरे ने संभल कर जवाब दिया, कहा कि शरद पवार उम्र और अनुभव में उनसे बहुत बड़े हैं, इसलिए उन पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसे महाराष्ट्र द्रोही, देशद्रोही और गद्दार को सम्मानित करना उनकी पार्टी की परंपरा नहीं है। शरद पवार ने शिंदे का सम्मान क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन शरद पवार का शिंदे को सम्मानित करना उन्हें ठीक नहीं लगा। जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से भी। हम अगर आप देखें तो सारी जो बातें हैं वो पब्लिकली करते हैं, कभी भी हमने उनका अभिनंदन नहीं किया। हम अभी भी कह रहे कि ये इलेक्शन चोरी का इलेक्शन है, लेकिन जो काम है, जो जनता के काम है, जाहिर सी बात है वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे कोई भी व्यक्ति गद्दार एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएगी। क्योंकि सारा मामला सीधे सीधे एकनाथ शिंदे से जुड़ा है, इसलिए आदित्य ठाकरे के बयान पर शिंदे ने तुरंत पलटवार किया। शिंदे ने कहा, दिल्ली दरबार के सामने घुटने टेकने वाले खुद को शरद पवार से बड़ा समझने लगे हैं। शिंदे ने कहा कि यह उद्धव की पार्टी की बौखलाहट है। पवार ने उन्हें सम्मानित किया तो उद्धव ठाकरे को यह अपना अपमान क्यों लग रहा है। वो किसको मिलने हैं, मिलते हैं, वो उनका सवाल है। कौन किसको, हम लोग तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि इसने उसको मिलना नहीं, उसने उसको मिलना नहीं। जिसको मिलना लोकशाही में मिले। पहले तो बोलते थे क्या दिल्ली के सामने घुटने टेकते, अभी क्या करते हैं? त्यांना वाटलं असेल ते पवार साहेबांपेक्षा मोठे आहेत, पुरस्कार मला दिल्यामुळे त्यांचा तिरस्कार करायला लागलेत। एकनाथ शिंदे ने तो चुटकी लेकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता संजय शिरसाट ने कहा, आदित्य ठाकरे की हैसियत शरद पवार के सामने कुछ नहीं है। शरद पवार की नहीं, उद्धव ठाकरे को शरद पवार की जरूरत है। संजय शिरसाट ने कहा कि उद्धव अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने आदित्य ठाकरे को राहुल गांधी के सामने माथा टेकने भेजा था कि वो उनका साथ न छोड़ें। शरद पवार उनकी ऊंचाई कुछ और है। ये आदित्य ठाकरे जैसे बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, उसको इतना महत्व नहीं है। आदित्य ठाकरे शरद पवार से नहीं मिले, मतलब क्या होता है? कोई राष्ट्रपति देश का हो, पंतप्रधान है, कौन है? वही शरद पवार का ही मार्गदर्शन चाहिए इनको।
अब अपनी ऊंचाई देखो, अपनी हाइट देखो कितना है। कौन से नेता के बारे में बात करते हो तुम? शरद पवार साहब के बारे में? अरे हमारे तो वो विरोधी है, हम भी टीका टिप्पणी करते होगा, थोड़ा सोच के टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे नीचे स्तर पे कभी टीका टिप्पणी नहीं की जो कल संजय राउत ने की। इसलिए आदित्य ठाकरे मिले ना मिले, शरद पवार के राजनीति पे कोई असर नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है, ना कांग्रेस वाले उनके पास जा रहे, ना शरद पवार साहब उनके पास जाएंगे। अब देखना, ये अकेले ही इनको लड़ना पड़े। महाविकास आघाड़ी में एक बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अलायंस हो सकता है, लेकिन उबाटा का अलायंस नहीं होगा, इतना डेफिनेट है। ना घर का रहा ना घाट का रहा, तो यही हालत अभी उबाटा गठ की होगी। उद्धव की शिवसेना का रुख शरद पवार की एनसीपी के नेताओं को भी नागवार गुजरा। आज जितेंद्र आव्हाड ने कहा, कोई शरद पवार से मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी मुंबई में रहते हैं तो हर बार मातोश्री नहीं जाते, लेकिन संजय राउत जैसे नेताओं को संभल कर बोलना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, शरद पवार बड़े दिल वाले नेता हैं, वो पॉलिटिकल और पर्सनल रिलेशंस को अलग रखते हैं। शरद पवार से दूसरी पार्टियों के नेताओं को सीखना चाहिए। आव्हाड ने कहा, इंडिया अलायंस को कोई जोड़कर रख सकता है तो वो शरद पवार हैं। अगर पवार इंडिया अलायंस से बाहर आए तो सब बिखर जाएगा। वो ऐसा है, ये शब्द बराबर नहीं है। शरद पवार जी की उनका स्वभाव, क्योंकि उनके दिल में कभी भी द्वेष, असूया, खुन्नस खत्म करने की ये भाषा उनको सूझती नहीं है। नहीं तो बाला साहब ठाकरे के दोस्त नहीं होते ना। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है, सूड की भाषा, द्वेष, ये शरद पवार जी कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। वो आदमी का दिल हिमालय से भी बड़ा है। माफी तो ऐसे ही दे देते हो। अरे जिनकी जिंदगी बनाई उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, आज भी उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते। राजनीति को पर्सनल दुश्मनी में मत ये करो। और महाराष्ट्र में ये गलती कर रहे हैं सब, और ये जो पवार साहब ने किया है वो एक उदाहरण है सुधारने के लिए। महाराष्ट्र में जो राजनेता है, जो सत्ताधारी पक्ष के भी राजनीति है, सुधर जाओ और सीखो पवार साहब से। शरद पवार साहब के बिना दिल्ली की राजनीति, कोई भी पार्टी अलायंस की राजनीति नहीं कर सकेगा, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। सारी बातें सुनकर ये तो साफ लगता है कि इंडिया अलायंस जितनी जल्दबाजी में बना था उससे कहीं ज्यादा जल्दी बिखर गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अब अगर आदित्य ठाकरे इन टुकड़ों को समेटने दिल्ली आए हैं तो कामयाबी मिलना मुश्किल है। कल ममता बनर्जी ने और आज अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा कि वो अकेले लड़ेंगे। केजरीवाल वैसे ही कांग्रेस से बेहद नाराज हैं, अभी अभी उनका मुंह जला है। खुद उद्धव ठाकरे शरद पवार से नाराज हैं और ये सारे दूध के जले छाछ को फूंक फूंक कर पी रहे हैं। ऐसे में अलायंस कैसे होगा, मोदी को हराने के नाम पर एकता कैसे होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज देर रात वॉशिंगटन में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मीटिंग व्हाइट हाउस में होगी और इस मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों से जुड़े तमाम विषयों पर बात होगी। इनमें ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पेस से लेकर डिफेंस तक और एनर्जी से लेकर सिक्योरिटी तक के मसले शामिल हैं। मोदी और ट्रंप की मुलाकात में इंडियन इमिग्रेंट के मुद्दे पर भी बात होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर बाद मोदी की मुलाकात अमेरिकन बिलियनियर एलन मस्क से होने वाली है। एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल हैं, उनकी कोर टीम के मेंबर हैं। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से मुलाकात की थी। तुलसी गबार्ड एक प्राउड हिंदू हैं और हिंदू परंपराओं और सनातन के रीति रिवाजों की खुलकर वकालत करती हैं।